हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 6 यानी लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 5 में हम अपने लो रिएक्टिव मेटल्स और जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करना सीख चुके थे। तो आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाई रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से हम और से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में रिकॉल करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पिछले लेक्चर के सबसे पहले टॉपिक क्या था, जिसमें था हमारा लो रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। जिसमें हमने देखा था जब भी हम किसी लो रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि किसी भी तरह का मेटल हो, चाहे वो लो रिएक्टिव हो, चाहे वो हमारा हाईली रिएक्टिव हो, चाहे वो हमारा मीडियम रिएक्टिव हो, दोनों में जो हमारे स्टेप 1 और स्टेप 2 है वो क्या होंगे, सेम, यानी क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। और स्टेप 2 होगा हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर। अब उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 में। तो जब हमने लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ा था तो हमें पता है कि जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका सल्फाइड का ओर प्रेजेंट होता है। तो हमें सबसे पहले सल्फाइड के ओर को चेंज करना पड़ता है, किसमें, ऑक्साइड के ओर में, ताकि वहां पे हम क्या कर सके, उस ऑक्साइड के ओर से इजिली हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो हमारा जो लो रिएक्टिव मेटल्स था उसमें स्टेप 1 और 2 तो सेम रहा था, लेकिन जब हम स्टेप 3 के बारे में बात कर रहे थे तो तीसरे स्टेप में हमने क्या करा था, रोस्टिंग की थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे लो रिएक्टिव के मेटल्स हैं उनका सल्फाइड का ओर प्रेजेंट होता है, और सल्फाइड के ओर को एक्सिस हीट यानी ज्यादा हीट में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा सल्फाइड का ओर है वो हमारा मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब जो हमारा मेटल ऑक्साइड चेंज हुआ है, अब उसका क्या हो जाएगा, लो रिएक्टिव मेटल के केस में ऑटो रिडक्शन हो जाएगा। ऑटो रिडक्शन होते ही क्या होगा, जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड है वो किसमें चेंज हो गया, मेटल के अंदर। अब जैसे ही वो मेटल ऑक्साइड से मेटल में चेंज हुआ, स्टेप 5 में क्या होगा, हम उस निकले हुए मेटल को क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, मतलब उसके अंदर से जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज हैं उसको वहां से रिमूव आउट कर देंगे। तो ये केस था हमारा लो रिएक्टिव मेटल का। इसी के साथ साथ हमने वहां पे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के बारे में भी बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे मीडियम रिएक्टिव के मेटल्स होते हैं उनके केस में हमारा ऑक्साइड का भी ओर प्रेजेंट होता है, सल्फाइड का भी ओर प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ उसमें कार्बोनेट का ओर भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम सल्फाइड के ओर को ऑक्साइड के ओर में चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग, और वहीं हम कार्बोनेट के ओर को ऑक्साइड के ओर में चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों प्रोसेस हो रहे थे, जिससे हम सल्फाइड के ओर को चेंज कर रहे थे ऑक्साइड में और कार्बोनेट के ओर को चेंज कर रहे थे ऑक्साइड में। अब जब हमने मेटल्स को देखा था मीडियम रिएक्टिव मेटल में, तो उसमें हमारा ये था कि किसी भी तरह का ओर हो, चाहे वो हमारा कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हो, चाहे वो रोस्टिंग के प्रोसेस में हो, यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट का। अब वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट दो तरीके के थे, एक था हमारा कोक, यानी अगर हम कार्बन का यूज करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग, और वहीं अगर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। तो यहाँ पे जब हम मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, तो उस दौरान जब भी हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा, उस मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। और वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कोक। कोक में हो गया हमारा कार्बन का फॉर्म, जिसको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरा है हमारा इसमें एल्यूमिनियम, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी।
इसके साथ-साथ वहाँ पे हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, वो कौन-सी थी? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या थी? जब हम एल्यूमीनियम को फेरस यानी फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है और ये जो थर्माइट रिएक्शन है, इसका मेनली यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के प्रोसेस में, जैसे हमारी कोई मशीन हो गई या रेलवे ट्रैक्स हो गए, इनमें जब टूट जाते हैं, तो हम उनमें क्या कराते हैं? वेल्डिंग कराते हैं। तो उसी वेल्डिंग के केस में जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है, उसे बोलते हैं हम थर्माइट रिएक्शन। अब ये जो थर्माइट रिएक्शन है, इसका दूसरा नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी मेटल मेटल डिस्प्लेस करता है। और साथ ही हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट में हमें हीट रिलीज देखने को मिलती है। तो ये जितना भी कंटेंट था, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का पार्ट। वहाँ पे मेरे को लो और मीडियम को पढ़ाना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम हाई को पढ़े तो हमारे पास लो और मीडियम के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हाई के भी साथ साथ हम क्लियर करते हुए चले। तो अब यहाँ तो हो गया हमारा प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात। अब हम करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कि आज के लेक्चर में हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो आज के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आज हम उनको एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लास्ट हर तरीके के मेटल के साथ, चाहे वो लो रिएक्टिव मेटल हो, चाहे वो हाई रिएक्टिव मेटल हो, चाहे वो मीडियम रिएक्टिव मेटल हो, सब में हम स्टेप 5 में लिखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो आज हम ये देखेंगे उस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है। यानी आज के हमारे दो टॉपिक कौन कौन से हैं? ये वाले हैं। पहला है हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन और दूसरा है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो देखो, हाई रिएक्टिव मेटल्स के एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए कि हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स के, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सोडियम है, Mg मैग्नीशियम हो गया और साथ ही साथ एल्यूमिनियम, ये सारे कैसे मेटल्स हैं? हाईली रिएक्टिव, आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन है वो टॉप पर है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब अगर हम यहाँ पे ओर्स ले, एक मैंने यहाँ पे ओर लिया है सोडियम का और दूसरा ओर लिया है मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का। जो सोडियम का ओर है उसका नाम है NaCl और जो एल्यूमिनियम का ओर है वो है Al2O3। और हमें पता है अगर सोडियम का ओर NaCl है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रॉक सॉल्ट। वहीं अगर एल्यूमिनियम में Al2O3 की बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। अब हम क्या करेंगे? देखो, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी यहाँ पे एक हो गया हमारा NaCl और में और एक हो गया हमारा Al2O3 बॉक्साइट। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स थे उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे थे, कौन सा?
और एल्यूमिनियम। लेकिन जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हमें उसमें किसी भी तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमेशा ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं और उन्हीं के साथ हमारा कंबाइन होकर के स्टेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्हें रिड्यूस करने के लिए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी हम ये कह सकते हैं इनके पास एफिनिटी पावर ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ ज्यादा होती है, बल्कि यहाँ पे किसी भी तरीके का रिडक्शन के लिए, जैसे वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जा रहा था, यहाँ पे एक स्पेशल रिडक्शन का यूज होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट जो भी मैंने बोला कि नो रिड्यूसिंग एजेंट no reducing agent because the oxides slash chlorides of highly reactive metals are quite stable। वो जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड के ओर्स के साथ हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसकी वजह से कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया जाएगा कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप का रिडक्शन देखने को मिलता है। उस रिडक्शन का नाम क्या है? आ स्पेशल रिडक्शन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के प्रोसेस से क्या करेंगे? अपने हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? नो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज्ड बिकॉज द ऑक्साइड्स क्लोराइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर क्वाइट स्टेबल। यहाँ किसी भी तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स के और होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के, वो स्टेबल होते हैं। यानी इनको रिड्यूस करने के लिए हमें किसी भी तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो भी हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के प्रोसेस से अपने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसे मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करेंगे? जो भी हमारा ओर है उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल में एक अलग सा प्रोसेस है। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइटिक को ब्रेक डाउन करूं, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक है वो किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रो
प्लस लाइटिक वर्ड से इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करेंगे, जो भी हमारा ओर है उसका ब्रेक डाउन करेंगे और अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए, तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस का ही टाइप है, जिसमें हम ऑक्साइड और क्लोराइड्स के मेटल को फ्यूज कराते हैं, फ्यूज स्टेट में लेते हैं, ताकि उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। यानी द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन is a type of electrolysis the oxides and chlorides of metals infused फ्यूज्ड बोले या फिर मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में, ऑन मोल्टन स्टेट आर इलेक्ट्रिकली reduced by using this method। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑक्साइड और क्लोराइड्स हैं उनके मोल्टेन स्टेट को लेंगे। अगर मैं यहाँ पे मोल्टेन स्टेट के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे किसका, NaCl, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन से और लिए थे, एक लिया था हमने रॉक सॉल्ट और एक लिया था हमने बॉक्साइड, तो यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लेंगे। जब हम मोल्टेन फ्यूज स्टेट के बारे में बात करेंगे NaCl की, यानी मोल्टेन फ्यूज्ड स्टेट ऑफ NaCl, तो जो हमारा NaCl का मोल्टन और फ्यूज स्टेट होगा उसमें क्या होगा, जो हमारा NaCl सॉलिड था वो 800 डिग्री सेल्सियस पर जब हम उसे हीट करेंगे तो वो बन जाएगा NaCl लिक्विड। अब इसमें NaCl में हमारे टू टाइप्स के आयन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा Na+ जिसे बोलते हैं कैटायन, और एक होता है हमारा Cl नेगेटिव जिसे बोलते हैं एनायन। अब ये कैटायन और एनायन ही क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रोड्स पे जाकर के चिपकेंगे, जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, या फिर ये बोलो एक हमारे पास यहाँ पे पूरा एक एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास एक टैंक होगा जिसमें कैथोड एनोड को पुट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे और उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हो गया हमारा टैंक। इस टैंक के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखी हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड हमारे ऐसी रॉड्स होती है जिनके पास कैपेसिटी होती है आयंस को अट्रैक्ट करने की। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोड के बारे में बात करूँ तो हमारे पास टू टाइप के इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है हमारा इसमें एनोड। कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज।
यानी कैथोड पे कौन आकर के चिपकेगा, एनायन। सॉरी, कैथोड पे हमारे क्या आके चिपकेंगे, कैटायंस, क्योंकि अपोजिट चार्ज आकर के इसमें अट्रैक्ट होते हैं। और एनोड में कौन से आयंस आएंगे, एनोड में हमारे आएंगे एनायन, क्योंकि एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड के कैटायन के ऊपर पॉजिटिव। यानी जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, इसमें से एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रोड है ये है एनोड, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो है कैथोड। अब ये एनोड और कैथोड हमारे किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। अब होगा क्या, देखो इस एनोड और कैथोड के अंदर हमने क्या डाला, अपना इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाला है। और यहाँ पे मैं कौन से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, अपने NaCl के मोल्टन स्टेट के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो हमारा NaCl का मोल्टन स्टेट होगा यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा, हमने देखा कि जब हम NaCl को 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे थे, टेम्परेचर हीट कर रहे थे, तो हमारा NaCl जो था वो लिक्विड स्टेट में चला गया। अब जब हम इसके अंदर NaCl को सोल्यूशन को डालते हैं, जो NaCl हमारा यहाँ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा NaCl है वो ब्रेक डाउन हो गया किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। तो जो हमारा Na प्लस है, ये देखो कैथोड हमारा एक इलेक्ट्रोड है और एनोड हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो अब होगा क्या, जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का NaCl प्रेजेंट था, जिसमें एक Na प्लस आयन था और एक Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला चार्ज क्या है, कैटायन, यानी वो किस पे आकर के डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, वो हमारा कैथोड पे आकर डिपोजिट होना शुरू कर देगा। यानी यहाँ पे क्या आया हमारा Na प्लस, और जो हमारा Cl नेगेटिव है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा एनोड पे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट में बैटरी लगा के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होते ही ये जो हमारे Cl नेगेटिव के आयंस हैं वो मूव करके किधर की तरफ जाने लगते हैं, बैटरी की तरफ। देन बैटरी से जो हमारा करंट है वो फ्लो होकर के कहाँ आएगा, Na पॉजिटिव की तरफ। और इससे क्या होगा, जो हमारे Na प्लस के आयन है वो कैथोड पर आ जाएंगे, और जो हमारे इलेक्ट्रोड में Cl नेगेटिव के आयंस है वो एनोड पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैसे, क्योंकि वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। वो कैसे, ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Na। और वहां अगर हम एनोड के बारे में बात करें, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। यानी जो हमारा ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव है वो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ये समझ में आ रहा है कि जो एनोड वाला केस है, इस एनोड से जो हमारे क्लोरीन के नेगेटिव आयंस है वो बैटरी की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लॉस हुआ। तो क्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन हुआ, और ये जो हमारे आयंस है वो कैथोड की तरफ आने लगे हैं, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस वजह से उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब देखो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस से हमारा जो क्लोरीन का ऑक्साइड था, Cl नेगेटिव था, वो एनोड पे आ गया, और जो हमारे मेटल था यानी Na पॉजिटिव वो कैथोड पर आ गया। अब हमारे पास जो भी यहाँ पे कैथोड पे मेटल रहेगा उसको हम वहां से रिमूव करेंगे और उसकी क्या करा देंगे, रिफाइनिंग करा देंगे, जिससे हमारा जो प्योर मेटल है वो हमें मिल जाएगा। अगर हम इस पूरे हाई रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में लिखे, तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन की पूरी समरी है वो क्या होगी, यानी समरी ऑफ ऑल स्टेप्स। सारे स्टेप्स की समरी क्या होगी, सबसे पहला है इसमें हमारा
स्टेप 1 में क्या करा है हमने, वही चीज, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। स्टेप 2 हमारा हुआ था जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर की थी। और सबसे इजी स्टेप हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव मेटल में स्टेप 3 के अंदर हमारा एक प्रोसेस हुआ जिसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब यहाँ पे होते हैं हमारे तीनों तरह के मेटल्स का एक्सट्रैक्शन फिनिश। अब याद हो तो जब भी हमारा स्टेप सारे फिनिश होते थे तो वहां पे हम लिखते थे स्टेप 5 में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो हमने सब तरीके के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया। अब हम मेटल की रिफाइनिंग सीखेंगे कि मेटल की रिफाइनिंग किस तरीके से होती है और वो किस तरीके से हमें मेटल को प्योर फॉर्म में करके देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक और हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल को हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी बोलते हैं। जो हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हैं उन्हें हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितने भी तरीके के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी उसमें थोड़ी बहुत हमारी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटल्स obtaining after extraction still contains some impurities which are removed by, देखो जो भी हमारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट होंगे उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। अब उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सेकंड हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग। थर्ड हमारे पास है इसमें डिस्टिलेशन। देन फोर्थ है हमारे पास इसमें जोन रिफाइनिंग। और फिफ्थ है हमारे पास इसमें लिक्विफिकेशन। ये सारे हमारे मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं और आसानी से हमारे जितने भी एक्सट्रैक्ट किए हुए मेटल्स हैं उनमें से इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने मेथड्स गिवन है, 5 मेथड। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दूसरा है वेपर फेज रिफाइनिंग, तीसरा है डिस्टिलेशन, चौथा है जोन रिफाइनिंग और पांचवा है हमारा इसमें लिक्विफिकेशन। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, हमें सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़नी है क्योंकि यही हमारे एनसीईआरटी में गिवन है और इसी से हमारे एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। एक चीज और, रिडक्शन अलग चीज है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अलग चीज है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम हाई मेटल के एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम हर तरीके के मेटल्स में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब बारी है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को पढ़ने की। तो देखो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास एक सेटअप पूरा चाहिए होता है जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए है। तो इसमें जो हमारा सेटअप होता है सबसे पहले इसमें होगा द सेटअप कंसिस्ट। इस सेटअप के अंदर हमारे पास एक टैंक प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारा किसका सोल्यूशन होता है, कॉपर
सल्फेट का। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम किसका सोल्यूशन ले रखे थे, NaCl का, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है उसमें हम सोल्यूशन लेंगे अपना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। यानी द सेटअप ऑफ कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक that contains कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी इसके अंदर हमारा कौन सा सॉल्यूशन फिल होगा, कॉपर सल्फेट का, यानी CuSO4 का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। सेकंड हमारे पास इसमें ये होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमारी दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट थी, एक था एनोड और एक था कैथोड। इसी तरीके से हमारे पास दो मेटल की ब्लॉक प्रेजेंट होगी, एक तो इसमें थिक होगा यानी अ थिक ब्लॉक ऑफ impure copper metal is connected to the पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस पॉजिटिव टर्मिनल से वो कनेक्ट होगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, बिहेव एज एनोड। और इसी तरीके से हमारे पास एक थिन ब्लॉक होगा या अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। प्योर कॉपर की एक थिन स्ट्रिप होगी जो कनेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल से, और जो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज कैथोड। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए क्या क्या सेटअप में रिक्वायरमेंट है वो है, सबसे पहला हमारे पास यहाँ एक टैंक होगा, जिस टैंक के अंदर हमारे पास CuSO4 का सोल्यूशन फिल होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक थिक ब्लॉक होगा जो इम्प्योर कॉपर मेटल का बना होगा, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और वो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप होगी प्योर कॉपर मेटल की, जो कनेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल से, और वो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो यहाँ पे हमारे पास एनोड और कैथोड की तरह बिहेव करने वाले टर्मिनल्स प्रेजेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के पहले सेटअप को ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल रही है, यहाँ पे थिन और थिक ब्लॉक के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो हमारा सेटअप है देखो, इसमें ये हो गया हमारा टैंक,
इस टैंक के अंदर हमारा क्या है, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही जैसे देखो यहाँ पे जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में। अब जैसे एक्वस फॉर्म का मतलब है कि वो हमारा वाटर में डिसॉल्व है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो जो हमारा CuSO4 है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Cu2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव आयन में। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि देखो एक चीज और यहाँ पे हमने देखी थी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के जब हमने प्रोसेस देखा था, उसमें क्या गिवन था कि जो हमारा ये टैंक है, इस टैंक के अंदर अगर कोई भी हमारा जो जो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा कॉपर स्ट्रिप जुड़ी थी, वो क्या थी, वो एज अ एनोड बिहेव कर रही थी, यानी ये क्या हो जाएगी हमारी एनोड। और जो थिन कॉपर की प्योर स्ट्रिप थी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब जब हम CuSO4 यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Cu2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव आयंस में, यानी यहाँ पे ये टूट के ब्रेक डाउन होके क्या बना, Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस। जो हमारा एनोड है वो बिहेव कर रहा है, बिहेव एज एनोड, और ये क्या है, हमारी इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर। अब देखो होगा क्या, जब हमारा ये Cu2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा तो जो हमारा कैथोड है, कैथोड के अंदर हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, यानी वहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। जो हमारा Cu2 प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होके ही वो क्या बन जाएगा, Cu। और वहीं अगर मैं एनोड के बारे में बात करूं तो एनोड के केस में हो जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, लॉस करा है। इसकी वजह से ये जो हमारा Cu से क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो हमारा एनोड है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर मेटल है, यानी यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है लेकिन किस फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के आयंस है वो इस एनोड से निकलना शुरू कर देंगे और किधर की तरफ आना शुरू करते हैं, कैथोड पे आएंगे। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, इस वजह से एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड पे आकर के स्टिक होना शुरू कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्या आने लगे, कॉपर के आयन Cu2 प्लस। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस वजह से कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एक चीज और यहाँ पे ये होगी कि देखो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, एनोड जो है वो कॉपर का है, अब वो कॉपर यहाँ से जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रिप क्या होने लगेगी, ये पतली होने लगेगी और एनोड पे हमारा डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारा SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास उसकी मड देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, सबसे पहला हमें यहाँ पे ये चेंज देखने को मिला कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा रहे हैं तो जो हमारा एनोड है वो धीरे धीरे पतला होने शुरू हो गया, यानी बिकम्स थिनर। इसका रीजन ये है कि जो एनोड है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने लगता है, और वही जो कैथोड है, कैथोड हमारा मोटा होने लगेगा, यानी बिकम्स थिकर, क्योंकि वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी जो हमारा इम्प्योर कॉपर मेटल से आ रहा है। तो ये होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर, जो भी हमारे, देखो एनोड में हमने इम्प्योर कॉपर लिया था, अब उसमें से जितने भी कॉपर के आयंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होते ही एनोड से कैथोड की तरफ आने लगेंगे, और जो हमारा एनोड है वो धीरे धीरे पतला होने लगेगा और कैथोड पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डिपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। अब पेपर में, अब
पेपर में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी पूछ लेते हैं, तो कभी भी रिफाइनिंग को रिडक्शन में और रिडक्शन को रिफाइनिंग में नहीं लिखना, दोनों में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो हम कर रहे थे वहां NaCl का हमने और लिया था, जिसमें हमने एनोड और कैथोड प्रॉपर इंसर्ट किए थे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप है, एक थिक है जो एनोड की तरह बिहेव कर रही है और एक थिन है जो हमारी कैथोड की तरह बिहेव कर रही है, जिसमें एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर मेटल है और जो हमारा कैथोड है वो प्योर कॉपर मेटल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के पास कराते ही हमारा एनोड पतला होने लगता है और जो कैथोड है वो मोटा होने लगता है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से कहाँ जाना शुरू कर देते हैं, कैथोड वाले रीजन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो जो भी हमारी इम्प्योरिटीज बच रही हैं एनोड वगैरह, उसका होता क्या, यानी व्हाट हैपेंस टू द इम्प्योरिटीज देन, जो भी हमारे अब इसमें इम्प्योरिटीज निकल के आएंगी उनका होगा क्या। ये जो हमारी इम्प्योरिटीज है, देखो हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो भी टू टाइप्स की है। एक है हमारे इसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और एक है हमारे इसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज नाम से पता चल रहा है ऐसी इम्प्योरिटीज जो इजिली सॉल्युबल हो जाए, घुल जाए, और इनसॉल्युबल जो हमारी आसानी से ना घुले। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूंगी, जैसे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का हमारा एग्जांपल है Fe यानी आयरन। आयरन के केस में क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते ही क्या हो जाएगा, ये हमारा Fe2+ जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही वो सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसी वजह से वो क्या है, एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। और नेक्स्ट है हमारे पास इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में दो, एक है हमारा Ag यानी सिल्वर और एक है हमारा इसमें Au यानी गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड के केस में क्या होता है, ये हमारे डिसॉल्व नहीं होते हैं किसमें, वाटर में या फिर इलेक्ट्रोलाइट में। इस वजह से ये हमारे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, एनोड मड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ऑफ विल डिपॉजिट बिलो हमारे इलेक्ट्रोलाइट टैंक जो भी होगा उसके अंदर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, कैसे, एज अ एनोड मड। तो ठीक है, यहाँ पे ये पता चला कि जो भी हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो दो तरीके की हैं, एक है सॉल्युबल एक है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल के केस में हमें दे रखा है Fe, तो Fe क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके उसे सॉल्यूशन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो सॉल्युबल है यानी वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घुल सकता है। लेकिन जो हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व नहीं होती हैं, आसानी से नहीं घुलती हैं, इस वजह से वो हमारा एनोड के अंदर ही डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगी और क्या बनाना, फॉर्मेशन किस चीज का फॉर्मेशन करेंगी, एनोड मड का फॉर्मेशन करेंगी। तो आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है, जिसमें हमने सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन को समझ लिया है। पहले के लेक्चर में हमने लो और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात की थी, और आज के लेक्चर में हमने अपने हाईली रिएक्टिव के मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीखा और साथ ही साथ
किस तरीके से उन मेटल की रिफाइनिंग होती है उसके बारे में पढ़ा। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का वो है कोरोजन। कोरोजन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोजन हमारा एनसीईआरटी में बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स गिवन है, लेकिन उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन। तो हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, कोरोजन के टॉपिक्स को समझना और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उसको भी कंप्लीट करना। तो अगर आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात की जाए तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हमने एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा। वो प्रोसेस क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और इसी के साथ साथ हमने हर एक मेटल को लास्ट में रिफाइनिंग कर रहे थे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक अनदर प्रोसेस को पढ़ा, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा कोरोजन के टॉपिक पे, जिसमें हम कोरोजन को बेसिक से एडवांस तक सारी केमिकल रिएक्शन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे।